Hello everyone, welcome back to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first article here is related to GDP, that is GDP growth at 6.5% and it is the slowest growth rate since pandemic. Pandemic यहाँ पे कोरोना कोविड-19 के समय की हम बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल हमारे लिए इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कौन रिलीज करता है. तो दिस इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं MOSPI, राइट? यू मस्ट हैव सीन दिस मिनिस्ट्री वेरियस टाइम्स इन योर नोटबुक्स और इन दी न्यूज़पेपर्स. तो ये मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. तो उसने यहाँ पर ये बोला है कि डेटा बोल रहा है ऑफिस ने, तो क्या जो हमने रिकॉर्ड किया है, जो ग्रोथ रिकॉर्ड करी है क्वार्टर्स में हम यहाँ पर देखते हैं. तो 4 क्वार्टर्स, जैसे हमने पूरे साल को 4 क्वार्टर्स में बांटा होता है, तो उसमें ये बताया गया है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 6.5% पर हमारी जीडीपी रुक गई थी. एंड देन उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर है दैट इज क्वार्टर 4, दैट इज इन दी दिस 2025 ईयर. तो यहाँ पर क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हम मार्च टू अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर ऑफ मार्च हम कैलकुलेट करते हैं, तो लास्ट जो क्वार्टर ईयर है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, राइट? तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे. शुरुआत से देखें तो यहाँ पर 6.5% है एंड देन इट वाज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द फ्राइडे. तो यहाँ पर ये रिलीज हुआ है. साथ में यहाँ पर बोला गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने बोला है, इसको रिलीज किया है. अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. बहुत बार न्यूज में देखने को मिलता है नॉमिनल क्या है, रियल क्या है. अगर हम इन शॉर्ट इसको समझना चाहें तो रियल जीडीपी का मतलब होता है कि जो वैसे तो अगर यस वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड जीडीपी क्या है. जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, है ना? हम पढ़ते हैं जीडीपी को कि वो टोटल गुड्स एंड वैल्यू, टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम यहाँ पर देखें दिस इज इन द स्पेसिफिक ईयर, है ना? यहाँ पर हम बात कर सकते हैं. देन यहाँ पर बोला गया है कि जो रियल जीडीपी है उसका क्या मतलब है. तो रियल जीडीपी का मतलब होता है कि जो बेस ईयर है उसके रिस्पेक्ट में क्या यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है. रियल जीडीपी में जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यूज मॉनेटरी वैल्यू में जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो रिस्पेक्टिव ऑफ द बेस ईयर देखते हैं. बेस ईयर यहाँ पर क्या है? रेफरेंस ईयर जैसे हम बोल सकते हैं, दैट इज 2011 एंड 12. तो यहाँ पर जो बेस ईयर है या जो रियल जीडीपी है वो हमें दिखाता है कि कितनी आपकी इकोनॉमी ग्रो हुई है. दूसरा वर्ड यहाँ पर है नॉमिनल जीडीपी. तो नॉमिनल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी इज ए करंट ईयर प्राइसेस. जो जिस साल जिस फाइनेंशियल ईयर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साल की जो प्राइसेस हैं उनको हम टोटल वैल्यूएशन करते हैं. लेकिन फर्क क्या है? मेजर जो डिफरेंस इसमें आता है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है लेकिन नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती है. इसका मतलब सिंपल यही है कि हमने एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जो इन्फ्लेशन, जो विद टाइम इन्फ्लेशन बढ़ती है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इन्फ्लेशन तो बढ़ती ही रहती है. तो दैट इज वाई करंट जो नॉमिनल प्राइसेस हैं, नॉमिनल जो जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं की जाती है, लेकिन रियल जीडीपी वो जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है उसको इंक्लूड करता है. दूसरी यहां पर क्या बात करी गई है, दैट इंडिया हेल्ड इट्स ओन. तो यहां पर कुछ बूम ईयर की बात करी गई है, आपसे बूम एरा की बात करी गई है. तो यहां एक्सप्लेन किया गया है कि द ग्रोथ डिफरेंशियल पोस्ट कोविड इज हायर देन द ग्रोथ डिफरेंशियल इन द बूम एरा. बूम एरा कौन सा टाइम पीरियड है? 2003 से 2010 का, जिसके बीच में 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी हम देख चुके थे. तो इसको बोलते हैं बूम एरा. बूम एरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ स्कार्स यहां पर बोला गया. इफ यू लुक इन रियल टर्म्स, इंडियाज ग्रोथ रेट, इंडिया का जो ग्रोथ रेट था, ग्रोथ रेट डिफरेंशियल इन कंपैरिजन टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज की एवरेज ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, तो हमारा लोअर साइड पर ही था, है ना? कि यहां पर बोल रहे हैं कि जो बूम एरा, जहां पर सारी एडवांस्ड जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा बूम कर रही थी, उनकी इकोनॉमी बूम कर रही थी, उस समय पर भी जो हमारा एवरेज रेट डिफरेंशियल था ना ग्रोथ का, वो लोअर साइड पर ही था. लेकिन जो अब अगर हम ये बोले फिलहाल का जो है
right now what growth rate we are having is that is larger, that is greater than the boom era as well, right? तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं growth differential post covid is higher than the growth differential in the boom era, कि इतनी भी खराब जीडीपी ग्रोथ नहीं है हमारी कि जितनी हमारी बूम एरा में थी, जिस समय दूसरी कंट्रीज, दूसरी एडवांस्ड इकोनॉमीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो काफी लोअर साइड पर था, लेकिन स्टिल एट प्रेजेंट हमारा जो ग्रोथ रेट है वो उस बूम एरा से ज्यादा है। तो ये बूम एरा जो है ये कभी ना कभी आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ऑफन सीन इन द न्यूज या जीडीपी इवैल्यूएशन देयर इज अ वर्ड दैट इज बूम एरा। तो ये बूम एरा कौन से टाइम पीरियड को यहाँ पर हम डेडिकेट करते हैं, दैट इज 2003 से 2010। देन बाद में यहाँ पर बोला गया है कि इस समय पर जहां पर बहुत ज्यादा यूरोपियन इकोनॉमीज की बात करें, राइट, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी की बात करें या एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करें, तो उनसे इंडिया स्टिल बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारी नेबरिंग स्टेट से देखें तो ऑब्वियसली वी आर परफॉर्मिंग फार बेटर, बट वी आर नॉट कंपेयरिंग विद जस्ट आवर नेबर्स, वी आर कंपेयरिंग विद द यूरोपियन इकोनॉमीज एज वेल। तो उनसे भी हम एक बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिकॉज even if there are situations like escalated situation with the in the case of Russia and Ukraine, right, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर, राइट, देन वेस्ट एशिया में भी escalated situations हमें देखने को मिलती हैं। तो और साथ में जो यूएसए की जो पॉलिसी नई बन गई है जिसमें अमेरिका फर्स्ट रखा जा रहा है, साथ में अब यहाँ पर टैरिफ वॉर भी शुरू होने जा रहा है। तो इन सब के बीच में अगर हम ये देखें, अगर ये ट्रेड वॉर, ट्रेड जो डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है, ट्रेड यहाँ पर टेंशंस देखने को मिल रही है, तो इंडिया इज होल्डिंग अप इट्स ग्रोथ नंबर बेटर देन मेनी एडवांस्ड इकोनॉमीज। कि अगर ये सब टेंशंस के बीच में अगर हमारी 6.5% ग्रोथ रेट है जीडीपी की, तो वी आर गुड टू गो, ये यहाँ पर हमारा कहना है। साथ में फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बताई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में टुवर्ड्स द एंड दैट इज Q4 वहां पर हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ इन द ईयर। एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करी गई है, सर्विस सेक्टर जो कि मेजर कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है इंडिया में, उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। डेटा रिलीज्ड ऑन द फ्राइडे शोड दैट ग्रोथ इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड, बिकॉज इंडिया क्या है, एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, राइट, वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ऑल्दो वी वांट टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, बट कंजम्पशन इकोनॉमी ज्यादा है, वी कैन से इंडिया इज अ कंजम्पशन इकोनॉमी। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन हमारा डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, दैट इज 7.2, कहां से आए हैं, 5.6% से हम 7.2% पे आ गए हैं। तो यहां पर हम क्या इसमें फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन मेक आवर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, बिसाइड्स दिस ट्रेड वॉर्स, बिसाइड द इंक्रीज टैरिफ्स, जो कि अभी उसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। अगला एक और हम आर्टिकल इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कल भी हमने इसको एक मेजर आर्टिकल की तरह डिस्कस किया था कि जो यूएसए के कोर्ट हैं, फेडरल कोर्ट हैं, उन्होंने स्टे लगा दिया है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया था कि आप ट्रेड टैरिफ्स को इतना इमेंसली इंक्रीज कर सकते हैं। हमने चाइना का भी देखा था, बीजिंग स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो 145% टैरिफ इंक्रीज कर दिया था। तो ये जो है, ये जो उन्होंने ओवर ब्रीच किया है अपनी अथॉरिटी को, ओवर पावर कर रहे हैं वो, तो ये वहां पर बोला है कोर्ट्स ने कि ये अथॉरिटी, ये एक्ट, ये स्टैट्यूट के तहत आप ये नहीं कर सकते हैं, वी डू नॉट रीड दिस स्टैट्यूट अकॉर्डिंग टू द पावर दैट हैव बीन ब्रीच। तो अब उसके ऊपर स्टे लग गया है और उसके बाद देखना है कि अब आगे कैसे वो वहां पर प्रोसीड करेंगे। बट फॉर नाउ देयर इज अ स्टॉप, देयर इज अ पॉज ऑन दैट, एंड ऑलरेडी एक 90 डे का पॉज वहां पर चल ही रहा था, साथ पे स्टे भी लग गया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली इंडिया को अपने एक्सपोर्ट इंक्रीज करने में उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। So next article here is same, we discussed it yesterday, Trump tariffs stays for now, offer quote reprieve। तो यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा सा जो reprieve दे दिया है, थोड़ा stay दे दिया है, जो tariffs increase करने वाले हैं। अब आगे देखना है next कुछ सालों में या फिर next कुछ months में क्या यहाँ पर changes होने वाले हैं and how it is going to impact the Indian economy। Although India has a globalized economy, India has a open economy and India has an open economy and India does not have a closed economy, है ना। 1991 से पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, देन एलपीजी रिफॉर्म्स आई हैं, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है दैट हैज बिकम ओपन फॉर द वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट यस, जो इंटरनेशनल जो यहाँ पर इकोनॉमी में डाउनफॉल आते हैं, अपग्रेडेड देखने को मिलता है, अपग्रेडेशंस देखने को मिलते हैं, ग्रोथ देखने को मिलती है, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली इंडिया के ऊपर आता है। बट एज आई टोल्ड यू कि हम क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, वी आर कंजम्पशन इकोनॉमी, है ना। कंजम्पशन, हमारे हाउस होल्ड का कंजम्पशन ही इतना ज्यादा होता है, सो दैट इज वाई बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट नहीं कर पाती हैं। ऑल्दो देयर इज एन इम्पैक्ट कि इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, राइट, रॉ मटेरियल के एक्सेस पे इम्पैक्ट आता है, इन सब की वजह से डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ती है, मार्केट्स में स्लम्प देखने को मिलता है, बट इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना बाकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं उनके ऊपर देखने को मिलता है। एंड इस स्टे के वजह से भी अब हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एक्सपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ भी हमें अब जाना चाहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर। तो जैसे ऐसे लैंडमार्क सेलिब्रेशंस होते हैं, लैंडमार्क सेलिब्रेशंस मतलब जैसे 100th एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी है, 200, 250, ये जो होते हैं साल, उनको हम लैंडमार्क सेलिब्रेशंस बोल देते हैं। तो यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर का 300th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वहाँ से अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमसे सवाल पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें मराठास की, तो मराठास की डिफरेंट कॉन्फेडरेसीज थी, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें होलकर्स, तो होलकर्स रूल करते थे इंदौर में, मालवा रीजन आप अगर स्पेसिफिकली बोलना चाहें। अगर हम बात करें सिंधियाज की, तो सिंधियाज रूल फ्रॉम द ग्वालियर। अगर हम बात करें पेशवास जो कि पीएम की सीट भी थी, वो रूल करते थे, वो उनकी कॉन्फेडरेसी थी पूना में। इफ वी टॉक अबाउट गायकवाड्स, दे वर रूलिंग फ्रॉम द बड़ौदा, राइट। तो इसी तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, भोसले भी हैं, राइट, दे रूल फ्रॉम द नागपुर एरिया। तो ये जो यहाँ पर हमें कॉन्फेडरेसीज देखने को मिलती थी, तो अहिल्याबाई होलकर एज द नेम सजेस्ट कि वो होलकर फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करेंगी, होलकर कॉन्फेडरेसी से यहाँ पर वो बिलोंग करेंगी, राइट। तो इनके अगर हम लाइफ के बारे में देखें तो बहुत जल्दी छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी इन दी होलकर फैमिली। लेकिन शी गॉट विडोड वेरी सून, शी गॉट विडोड इन दी ईयर 1745 अराउंड, है ना। तो 1725 में उनकी शादी हुई थी, 1725 में उनका बर्थ हुआ था, 1733 में उनकी शादी हुई थी, 1745 में ही शी गॉट विडोड, राइट। देन उसके बाद वहां पर उस समय पर सती प्रथा चलन में थी। शी वांटेड टू, शी वाज मैरिड टू द खांडेराव होलकर, बट शी वांटेड टू गेट सती। तो लेकिन उनके जो फादर इन लॉ हैं, राइट, मल्हार राव होलकर, तो उन्होंने मना किया, ही डिड नॉट अलाउ टू गेट सती, उनको अहिल्याबाई होलकर को सती नहीं होने दिया। और उसके बाद उन्होंने इवन उनको एडमिनिस्ट्रेशन में और मिलिट्री ट्रेनिंग में भी उनको बढ़ावा दिया कि आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सीखिए, आप मिलिट्री की ट्रेनिंग लीजिए। लेकिन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा कि उनके जो फादर इन लॉ हैं एंड उनके जो इवन सन है, राइट, उनकी भी डेथ हो जाती है। देन फाइनली 1767 में शी गॉट हरसेल्फ द सीट ऑफ द इंदौर, दैट इज रूलर ऑफ द होलकर कॉन्फेडरेसी फ्रॉम द इंदौर। लेटर ऑन शी ऑल्सो मेड महेश्वर, दैट इज इन मध्य प्रदेश, एज हर कैपिटल। एंड जो ये महेश्वर वर्ड है, ये ही यहाँ से ही हमें देखने को मिलती हैं महेश्वरी सिल्क साड़ीज, जिसमें अहिल्याबाई होलकर का एक बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। इस आर्टिकल में भी महेश्वरी सिल्क के बारे में, महेश्वरी साड़ीज के बारे में बात करी गई है। महेश्वरी सिल्क साड़ीज को जीआई टैग भी दिया गया है 2012 में। सो दैट इज वाई आपसे महेश्वरी सिल्क साड़ी या जीआई टैग से भी कनेक्ट करके अहिल्याबाई होलकर से सवाल पूछा जा सकता है। अगर हम अहिल्याबाई होलकर के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, बिकॉज यू नो दैट GS1 में आपसे सोसाइटी, GS1 में आपसे हिस्ट्री भी पूछी जाती है, तो दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में कितने जो रूलर्स हैं उनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो यू कैन नेम अहिल्याबाई होलकर ऑल्सो थ्रू आउट द हिस्ट्री भी। अगर आप देखें तो जैसे वैदिक एज में आप किनका रोल देखते हैं, मेडिवल इंडिया में आप किसका रोल देखते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडर्न इंडिया में मराठास के समय पर आपको किसका जो आपको कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। तो उसमें अहिल्याबाई होलकर कैन नॉट बी इग्नोर्ड, शी हैज टू बी मेंशन। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की बात करें तो शी यूज्ड टू होल्ड डेली असेंबली, डेली यहाँ पर ऑडियंस वो होल्ड करते थे, मीटिंग्स होल्ड करते थे, ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस किया जा सके। साथ में वो बहुत ही फेयर जस्टिस के लिए जाने जाते थे, राइट। देन उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है that she gave a huge contribution in the art and craft, art and culture में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अगर ये हम इसको देखें तो कहाँ से हम ये इसको प्रूव कर सकते हैं, she renovated the सोमनाथ टेम्पल, she renovated the काशी विश्वनाथ टेम्पल as well। एंड अगर हम बात करें लिटरेचर,
तो यस, शी ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक कुशाली राम, शी पेट्रोनाइज्ड मराठी पोएट वी कैन से लाइक मोरोपंत। तो इस तरीके से हमें इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक देखने को मिलता है, राइट। महेश्वरी सिल्क के बारे में हम हमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन उसके बाद सोसाइटी में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है स्पेसिफिकली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। तो यू कैन राइट दिस हेडिंग कि अहिल्याबाई होलकर हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन ऑफ दैट एज, ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पर उन्होंने विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया है, उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया है, प्लस साथ में उन्होंने यहाँ पर क्या किया है दैट शी अपोज्ड सती एज वेल। एक और यहाँ पर लॉ चलता था, कानून चलता था कि जो भी चाइल्डलेस विडो है, जिसके पास जो विडो है जिसके पास बच्चे नहीं हैं या जिसके पास मेल आयर नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, उसकी प्रॉपर्टी को वापस ले लिया जाता था। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने इस लॉ को भी यहाँ से क्या कराया है, रिमूव कराया है। तो वी कैन से दैट शी प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ रूलर। तो आपसे बात करी जाए तो अहिल्याबाई होलकर शी रूल्ड फ्रॉम इंदौर एंड शी ऑल्सो बिल्ट शी ऑल्सो मेड महेश्वर एज हर कैपिटल। तो इंदौर एंड महेश्वर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द लाइफ ऑफ अहिल्याबाई होलकर, राइट। तो दैट वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। लेट्स डिस्कस सम अबाउट दिस आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अहिल्याबाई होलकर इज रिमेंबर्ड फॉर हर पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज। यू हैव सीन दैट पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज इन द केस ऑफ विमेन, इन द केस ऑफ रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेज ऑफ द आम जनता, ऑफ द पीपल, ऑफ द प्रजा। डीप कमिटमेंट टू इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल इशूज के लिए बहुत ज़्यादा उनका डीप कमिटमेंट था। इकोनॉमी के केस में देखें तो ट्रेड सेंटर्स बनाए हैं उन्होंने महेश्वर और इंदौर को। तो ये क्या है, आपकी इकोनॉमी जो रिफाइनमेंट है वो भी लाने की कोशिश करी है, स्पेशली फॉर दोज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ विमेन। विमेन के लिए बहुत अपलिफ्टमेंट करी है। ये इन्होंने अपलिफ्टमेंट भील्स जो ट्राइब्स हैं, लोअर कास्ट है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी बहुत सारा इन्होंने योगदान दिया है। अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की तो उसमें भील और जो गोंड ट्राइब्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट में भी बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया है। शी एंकरेज एजुकेशन ऑफ विमेन, यस, एंड देयर पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द लोकल कम्युनिटी। शी ऑल्सो सपोर्टेड एंड एंकरेज विमेन वीवर्स टू मेक महेश्वरी साड़ीज, राइट। ये मैंने आपको अभी बताया है, महेश्वरी साड़ीज जिनको जीआई टैग भी दिया जा चुका है 2012 में। देन उसके बाद यहाँ पर कमेमोरेटिव कॉइन एक यहाँ पर निकाला जाएगा, जो कि बहुत सारे लोगों जो भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ऐसे कमेमोरेटिव कॉइन्स यहाँ पर इशू किए जाते हैं। सो दिस आर्टिकल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और आर्टिकल हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। yesterday also we discussed that article holistically. Okay, just a second. Yes, यहाँ पर ये आर्टिकल है। फाइनली वी ऑल्सो डिस्कस्ड इट येस्टरडे कि सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जजेस को यहाँ पर 3 न्यू जजेस को अपॉइंट किया गया है एंड फुल स्ट्रेंथ 34 यहाँ पर पहुँच गई है। अगर आपने यहाँ कल की वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली गो एंड वॉच इट, वी हैव डिस्कस्ड इट एग्जॉस्टिवली। यहाँ पर बस मैं आपको ऊपर से बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट है, जो जजेस के अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर करेंगे। कोलिजियम सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। सेकंड जज केस 1993 के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज वेल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो कोलिजियम सिस्टम है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक ग्रुप बनता है, ये कोलिजियम इसको बोलते हैं, जो रिकमेंड करते हैं नाम को कि किनको जजेस बनाया जाना चाहिए, किनको जजेस अपॉइंट किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। किसको रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं एंड प्रेसिडेंट यहां पर फिर उनको जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोलिजियम सिस्टम का जिक्र क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो कोलिजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स कि यहां पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे किनकी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो इसी तरीके से जिसकी अपॉइंटमेंट होती है उसका रिमूवल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके रिमूवल के उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स कि क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, प्लस हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे होने चाहिए, 10 साल तक या फिर एडवोकेट रहे हो या फिर एमिनेंट जूरिस्ट रहे हो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। एमिनेंट जूरिस्ट मतलब जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत ही लॉ के प्रति या फिर कानून के प्रति उनका बहुत ज़्यादा एक बड़ा ही नाम रहा हो, उनको भी वो अपॉइंट कर सकते हैं
अगर प्रेसिडेंट चाहें तो। देन उसके बाद यहाँ पर बात करी जाती है एज की, टेन्योर की, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मिनिमम एज नहीं दी गई है, कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है, बट येस मैक्सिमम जो एज है दैट हैज बीन फिक्स्ड till you can say 65 for the Supreme Court judges and 62 for the High Court judges. रिमूवल भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के हाथों ही होता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है रिमूवल का वो भी यहाँ पर आप कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसेस भी बताया हुआ है? प्रोसेस नहीं बताया हुआ है। जो प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। तो यहाँ पर जो आप स्ट्रेंथ की बात करी है, टोटल स्ट्रेंथ अब यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। 34 जजेस हमें देखने को मिलते हैं। 34 में 33+1 वाला हमें यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है। 1 इज CGI प्लस 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये फुलफिल हो चुकी है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 34 स्ट्रेंथ होनी चाहिए? नो, राइट, बिकॉज इनिशियली हम देखते थे 8+1 का सिस्टम भी हमें देखने को मिला है, 9 जजेस बस। अब लेकिन विद राइजिंग केसेस तो हमें यहाँ पर 34 जो टोटल स्ट्रेंथ है ये है। तो करता कौन है? इसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट इंक्रीज भी कर सकता है स्ट्रेंथ को, डिक्रीज भी कर सकता है, राइट। तो अब that's all for the today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.